मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूरोप की कि यूरोप का सामान्य परिचय, यूरोप की स्थिति, इसका विस्तार और इसकी भौगोलिक विशेषताएं। तो हम देखते हैं कि अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यूरोप यूरेशिया महाद्वीप का एक प्रायद्वीप है, लेकिन हम इसे एक महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसकी सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक या भौगोलिक विशिष्टताओं पर अगर हम दृष्टिपात करें तो इसमें महाद्वीपीयता के लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि ये जो महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ही थोड़ा सा बड़ा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा है तो और ये 6ठे नंबर पर आता है। अगर हम इसकी स्थिति के बारे में देखें तो पूर्णतः ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में यूरोपीय महाद्वीप का अगर विस्तार देखें तो 36 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर 71 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 10 डिग्री 27 मिनट पश्चिमी देशांतर से 63 डिग्री पूर्वी देशांतर तक यूरोप फैला हुआ है। यूरोप का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बाकी जो महाद्वीप हैं उससे इसकी तुलना करें तो एशिया महाद्वीप का लगभग 1/5वां भाग है और उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका लगभग आधा है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व के ये लगभग 6% भूभाग पर फैला हुआ है। इस महाद्वीप का जो सबसे उत्तरी भाग है उसको हम नॉर्थ केप या उत्तरी केप के नाम से जानते हैं और जो दक्षिणतम भाग है उसको ट्रफालगार केप के नाम से जानते हैं। इसका जो उत्तरी दक्षिणी विस्तार है वो लगभग 3886 किलोमीटर है और जो पूर्वी पश्चिमी विस्तार है वो 5300 किलोमीटर है। अगर हम इसकी महाद्वीपीय सीमा देखें एशिया और यूरोप की तो उसकी लंबाई लगभग 3500 किलोमीटर है। अगर हम निकटवर्ती द्वीपों को छोड़ दें तो इसकी जो तट रेखा की लंबाई है वो लगभग 76,000 किलोमीटर है, अर्थात अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा इस महाद्वीप की जो तट रेखा है वो लंबी है। इस महाद्वीप का कोई भी स्थलीय भाग समुद्र तट से 800 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित नहीं है और इस महाद्वीप का जो तट है वो कटा फटा है। खाड़ियाँ और उपसागर महाद्वीप के काफ़ी अंदर तक घुसकर अच्छे बंदरगाहों की जो स्थिति है वो बनाते हैं। अगर हम देखें तो इसका जो आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार है। जो जिब्राल्टार जलडमरू मध्य है वो इसे अफ्रीका से अलग करता है। यूराल नदी, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर ये यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो यूरोप है वो हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, लेकिन वहाँ की जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक विशेषताएं उसको एक महाद्वीप के रूप में इंगित करती हैं। अगर हम इसकी भौगोलिक विशिष्टताएं या विशेषताएं देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्थिति के कारण इसकी क्या एडवांटेजेस हैं। अगर हम देखें तो यूरोप महाद्वीप की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व की है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो स्थल गोलार्ध है उसके लगभग केंद्र में ये स्थित है। दूसरा,
अगर हम देखें तो जो यूरोप की अक्षांशीय स्थिति है, महासागरीय स्थिति है, और उत्तर में जो आर्कटिक महासागर की स्थिति है, इन्होंने यहाँ की जो जलवायु, कृषि और आर्थिक विकास को बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित किया है। यूरोप का जो अधिकांश भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, और शीतोष्ण जलवायु शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अति उत्तम मानी जाती है। तो इस कारण से अन्य महाद्वीपों के संदर्भ में जो यूरोप की स्थिति है वो महत्वपूर्ण है। फिर जैसा कि हमने देखा कि इस महाद्वीप पर अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा समुद्र का प्रभाव भी अधिक है, और यही कारण है कि जो समुद्री व्यापार है उसमें भी यूरोप की प्रभुता दिखाई देती है। अगर हम देखें कि यूरोप की जो औद्योगिक, वैज्ञानिक या आर्थिक विकास या उन्नति यहाँ की अनुकूल जलवायु के कारण ही है। दूसरा, क्योंकि ये उच्च अक्षांशों पर स्थित है, उच्च अक्षांशों पर स्थित होने के कारण उच्च जो मार्ग हैं, समुद्री मार्ग हैं, तो उनकी जो लंबाई है वो छोटी हो जाती है, और जिसके कारण क्या है कि विश्व के लगभग सभी व्यापारिक मार्ग यूरोप से होकर जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि यूरोप की जो जलवायु है वो इसके सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रही है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर सागरीय प्रभाव क्या रहा। यूरोप के पूर्व में एशिया महाद्वीप है, जबकि इसके अन्य 3 और, चाहे वो उत्तर की ओर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, हैं, इसे खाड़ियों और समुद्रों ने घेर रखा है। जो यहाँ पर जलवायु है उस पर भी सागरीय प्रभाव बहुत अधिक है, क्योंकि अंदर तक, आंतरिक भागों तक इस महाद्वीप के छोटे छोटे सागर घुसे हुए हैं। दूसरा, पछुआ पवनों के प्रभाव से जो है सागरीय जलवायु का प्रभाव स्थल से आंतरिक भाग तक होने के कारण इस महाद्वीप में रेगिस्तानी क्षेत्र का अभाव है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो पूरी की पूरी यूरोपीय जलवायु है उस पे सागरीय प्रभाव देखने को मिलता है, और क्योंकि यूरोप की जो तटरेखा है वो बहुत कटी फटी है, इसके कारण इसमें अनेक प्राकृतिक बंदरगाह भी हैं। अगर हम धरातलीय स्वरूप के पर दृष्टिपात करें तो यूरोप की जो स्थलाकृतियां हैं उनमें भारी विविधता पाई जाती है। अगर स्थलाकृतिक दृष्टि से हम इसे 3 बड़े भागों में बांट सकते हैं: उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। जो यूरोपीय महाद्वीप है उस पर जो धरातलीय स्वरूप है वो कभी भी यहाँ के आर्थिक विकास में बाधक नहीं रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है यूरोप का स्विट्ज़रलैंड, जो कि आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। ये लैंडलॉक देश है, पर्वतीय देश है। आल्प्स पर्वत इस देश के लगभग 75% भाग में फैले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आर्थिक दृष्टि से बहुत विकसित देश है। फिर हम देखते हैं कि क्योंकि यूरोपीय महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए यहाँ पर जो कृषि के लिए, मानव के रहने के लिए जो जलवायु है वो अति उत्तम है। दूसरा, यहाँ जो वर्षा का वितरण है वो भी वर्ष भर समान रहता है, और पूर्वी यूरोप में तो गर्मियों में वर्षा होती है, लेकिन दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर के आसपास जो वर्षा है वो शीत ऋतु में होती है। इस कारण से जो यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होने के कारण कृषि के लिए सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती।
अगर हम यहाँ के वन संसाधनों को देखें तो टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में नॉर्वे से लेकर यूराल प्रदेश तक कौनधारी वृक्ष वन, जिसमें स्प्रूस और चीड़, और इसी तरह से जो दक्षिणी यूरोप है वहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति, जिसके जो मुख्य वृक्ष अगर हम देखें तो जैतून है, पाइन है, ओक है। तो इस कारण से जो पूरा की पूरा यूरोप है वहाँ पर लकड़ियों का जो उत्पाद है वो बहुत अधिक होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो यूरोप का भाग है वहाँ पर लुम्बरिंग, या हम कह सकते हैं कि लकड़ी काटने का जो धंधा है वो एक प्रमुख आर्थिक क्रिया है। अगर हम कृषि के ऊपर दृष्टिपात करें तो हालांकि अलग अलग देशों में जो कृषि योग्य भूमि है उसका प्रतिशत अलग अलग है, और इस महाद्वीप में जो कृषि योग्य भूमि है वो भी कम है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो फसलें हैं या कृषि है वो की जाती है। कृषि के साथ साथ कुछ देशों में जहाँ पर्वतीय प्रदेश हैं, समतल धरातल उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर पशुपालन किया जाता है। जो यहाँ कृषि है वो आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। पशुपालन की दृष्टि से जो यूरोप है वो विश्व में 5वां स्थान रखता है। ख़ास तौर पर जो ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड और डेनमार्क, ये जो देश हैं वो ऊन, मांस और दूध के लिए पशुपालन करते हैं। फिर अगर हम खनिज संसाधनों की उपलब्धता देखें तो खनिज संसाधनों की दृष्टि से ये एक भाग्यशाली महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर लगभग प्रत्येक प्रकार के खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यूरोप के देशों में कोयला, लोहा, बॉक्साइट, तांबा, सोना, जस्ता, चांदी, ये लगभग इत्यादि सभी प्रकार के खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, वो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। लेकिन शक्ति के संसाधनों के रूप में यहाँ पर जो कोयले के विस्तृत भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो जल विद्युत शक्ति है, क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ हैं उनमें जल विद्युत उत्पादन की पर्याप्त क्षमता है, इस कारण से जो शक्ति के संसाधन हैं वो भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अगर हम प्रजातीय समूह की बात करें तो मुख्यतः जो यूरोप में कोकेसाइड प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। इनकी 3 उपजातियां हैं, नॉर्डिक, मेडिटेरेनियन और एल्पाइन। अगर हम देखें तो इन तीनों के, या हम कह सकते हैं जो कोकेसाइड प्रजाति के मिश्रित रूप में यहाँ पर आबादी पाई जाती है। तो अगर हम वैसे भी देखें निवास स्थान के लिए तो यहाँ की जो जलवायु है ये पूर्णतः मानव निवास के लिए बहुत उपयुक्त है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यूरोप महाद्वीप के जो लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है, और यहाँ की जलवायु, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो उच्छावच है वो इसमें उनकी सहायता करता है। तो अगली क्लास में हम लेंगे कि यूरोप के उच्छावच या धरातलीय जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।